जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम जो है वो आज से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स की। और क्लास सिक्स का हम सब्जेक्ट कौन सा डिस्कस करेंगे। क्लास सिक्स का डिस्कस करेंगे हम, सब्जेक्ट रहेगा हमारा ज्योग्राफी। ठीक। तो ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास सिक्स का। ठीक है। और इसी क्रम में आपको जो है वो ये क्लास मिलती रहेगी। ये क्लास आपको डेली जो है वो आपको 11 से 12 बजे के बीच में ये क्लास आपको मिलेगी। और सुबह आपको 7 से 8 के बीच में एक क्लास जो है वो मिलती है। वो मिलती है आपको एमपीजीके की। तो एमपीजीके की ये जो क्लास है कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी 7 से 8 पर। और ये क्लास जो है वो एनसीईआरटी वाली जो क्लासेस हैं वो आपको दोपहर 11 से 12 के बीच में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट की। तो इस चैप्टर में आपको सौर मंडल और पृथ्वी, ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो बात तो ये आती है कि सौर मंडल एक्चुअल में होता क्या है। तो सौर मंडल की अगर हम बात करें कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल, तो सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सौर मंडल के अंदर आपको ग्रहों को भी देखना होगा। ग्रह के अलावा आप उपग्रह की भी बात करेंगे। आप क्षुद्र ग्रहों की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा उल्का पिंड हो गए, उल्का पिंड हो गए। और आप बात करें तो यहाँ पर आपको अ, उल्का पिंड हो जाएंगे। उल्का पिंड के अलावा तारे, इनकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उल्का पिंड, इसके अलावा नक्षत्र मंडल भी आप बोल सकते हैं। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, नक्षत्र मंडल, ये एक्चुअल में होता क्या है, नक्षत्र मंडल जिसको किसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सौर मंडल के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें ये जो हम ग्रह की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रह, अगर टोटल नंबर ऑफ ग्रह की बात करें, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। इन 8 में से एक हमारी पृथ्वी है, जिसके बारे में हमको जानना है। मेनली हमारा फोकस इस चैप्टर के अंदर अर्थ और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। उपग्रह के अंदर मेनली हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, मून के ऊपर फोकस करने वाले हैं, चंद्रमा के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा तारे की हम बात करें तो सन एक तारा है, जिसे हम सूर्य बोला करते हैं। तो सूर्य क्या है, तारा है। और सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है। ठीक है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सौर मंडल का केंद्र किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सूर्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप ग्रहों की जब भी बात करेंगे, तो ग्रहों को आपको दो तरीके से जो है वो याद करना होगा। अब वो दो तरीके कौन से हैं उनको आप जरा देख लीजिए, पहला और दूसरा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो चीज़ें बता रहे हैं। तो थोड़ा सा सब पेशेंस बना के रखिए। और साथ में आपका सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए हमको। ठीक है। टाइमिंग आपको पता है कि 11 से 12 के बीच में आपको जो है वो डेली जो है वो एनसीईआरटी की जो जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है। पर्टिकुलर आपको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कितने टाइम पे ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे हम 8 ग्रहों की बात करेंगे। तो 8 ग्रहों को किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो देखिए 8 ग्रहों में आपको 8 ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में भी पढ़ना है, याद करना है। दूसरा, आपको अकॉर्डिंग टू साइज बोल दीजिए या अकॉर्डिंग टू आप एरिया बोल दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है वो ग्रह पढ़ना है। ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। चलें तो फिर देखिए हम आगे बात करें। तो ये हमारे सामने एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर आपको जो ग्रह दिख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है वो इसमें जो ग्रह दिख रहे हैं वो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो है वो दिख रहे हैं। ठीक। क्लियर। इसमें
ये जो आपको देखो सूरज दिख रहा है बीचों बीच, आपको क्या दिख रहा है बीचों बीच, जस्ट बीच में आप देखेंगे तो ये आपको जस्ट बीचों बीच, ठीक, ये जो आपको जस्ट बीचों बीच दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा सन है। तो ये सौरमंडल के केंद्र में हो गया। फिर उसके बाद ये आपको ग्रह नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो आपको ग्रह नजर आएंगे कैसे नजर आएंगे। सबसे पहले आपको ऐसा करते हैं, 1 मिनट, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ग्रह रहेगा वो रहेगा बुध। फिर सूर्य से दूसरी नंबर की डिस्टेंस जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है आपकी शुक्र। फिर आता है हमारा पृथ्वी। फिर आएगा आप बोल सकते हैं मंगल। फिर रहेगा मंगल के बाद आप बात करेंगे बृहस्पति की, ठीक। फिर आएगा शनि। फिर आएगा अरुण। फिर आएगा आपका वरुण, ठीक। इस प्रकार से आपकी जो है वो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में आपको ग्रह नजर आएंगे, ठीक है। ये आपकी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे और इसको आप अपने नोटबुक के अंदर मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करें तो जब सूर्यास्त होता है, सूर्य जब डूब रहा होता है उस दौरान की अगर हम बात करें तो आपको आसमान कुछ चमकीला चमकीला सा नजर आएगा, उसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको नजर आएंगे चमकीले चमकीले। लेकिन इनकी संख्या आप देखेंगे तो इनकी संख्या जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जाएगा वैसे वैसे इनकी संख्या जो है बढ़ती जाती है। और इन जो चमकते हुए डॉट्स हैं उनकी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है जिसमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ आपको धुंधले धुंधले से प्रतीत होते हैं, ठीक। आपको ऐसा लगेगा जैसे आकाश में हीरे आपको जो है वो जड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा आपको देखने में लगेगा आकाश को जब आप रात के टाइम देखेंगे। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से बिल्कुल अलग है। इट मीन्स आप देखेंगे तो कुछ तारे ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको चमकीले दिखेंगे, कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको कम चमकीले नजर आएंगे। इवन आप देखेंगे तो अगर गौर से देखेंगे तो सारे स्टार्स की जो चमक है वो आपको कम ज़्यादा लगेगी, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि सारे स्टार्स या सारे जो डॉट्स आपको आप आसमान में नज़र आ रहे हैं, आकाश में नज़र आ रहे हैं, वो सारे सभी की जो लाइट है वो लगभग सेम है, ऐसा आपको नहीं लगेगा। सभी की जो लाइट है वो लगभग आपको कम ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है। और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का आपको दिखेगा। अलग अलग आकार का कैसे दिखेगा, आपको 15 दिन 15 डेज में आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा, पूरा चंद्रमा दिखेगा। और फिर 15 दिन बाद आपको जो चंद्रमा है वो आधा दिखेगा, ठीक। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, जिस दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देगा उस दिन होती है पूर्णिमा। और जिस दिन आपको आधा चंद्रमा दिखेगा उस दिन होती है आपकी अमावस्या, ठीक। यहाँ पर इस 15 दिन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको। इस 15 दिन का मतलब ये नहीं कि 15 दिन आपको पूरा चांद दिखेगा 15 दिन आधा चांद दिखेगा, ऐसा नहीं है। हर दिन आपको चंद्रमा जो है वो अलग अलग साइज का दिखेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये कि 15 दिन बाद पूर्णिमा और जो अमावस्या होती है उसमें 15 दिन का गैप होता है। 15 दिन बाद आपको जो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको पूरा चांद दिखेगा, फिर धीरे धीरे करके चांद घटता जाएगा और जब अमावस्या होगी तो चांद
आधा दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे की जरा देखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आसमान का अवलोकन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पूर्णिमा और चंद्रमा, आप ये पूर्णिमा और अमावस्या आपको समझ में आ गई है। आगे देखिए जरा, आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसा कि अगर मान लीजिए 1 तारीख को आपकी पूर्णिमा है, ठीक, तो जस्ट आपको 15 दिन बाद मतलब 15 तारीख को आपको अमावस्या दिखेगी। ध्यान से इसको समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 15 दिन में आधा चांद, हर 15 दिन में पूरा चांद देखेंगे, नहीं। 15 दिन में आपको पूरा चांद दिखता है, 15 दिन में आधा चांद दिखता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, 15 दिन बाद अमावस्या हो जाएगी, मतलब 15 तारीख को अमावस्या आपको दिखेगी, दिखेगी। फिर उसके बाद 30 तारीख को आपको फिर से अगेन पूर्णिमा दिखाई देगी। मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो गैप है, यहाँ पर आप देखेंगे गैप। कैसा गैप? पूर्णिमा टू पूर्णिमा, मतलब पहला पूरा चांद जिस दिन दिखेगा उसके 1 महीने बाद आपको पूरा चांद फिर से दिखेगा। मतलब पूर्णिमा टू पूर्णिमा 30 दिन का गैप, और अमावस्या से अमावस्या फिर 15 दिन का गैप, फिर 30 दिन का, मतलब फिर से अगेन 15 तारीख को फिर से आपको अमावस्या दिखाई देगी। ठीक है, देख आपको दिख रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, देखो यह पूर्ण चंद्रमा जो है वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि लगभग 1 महीने में एक बार आप पूरा चांद देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, देखो पहला चांद आपको 1 तारीख को अगर दिख रहा है, तो अंतिम दोबारा से आपको पूरा चांद 30 तारीख को दिख रहा है। दिख रहा है, कभी कभी क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 30 दिन में एक बार पूरा चांद दिखा। क्लियर? तो यहाँ पर इसको कहने का मतलब यही था। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ ये देखना होगा कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। रीज़न इज ये है कि सूर्य का अत्यधिक प्रकाश जो है वो जो है वो इन सब की चमक को जो है वो ढक देता है, जिस कारण आपको दिन के समय जो है वो दिन के समय स्टार्स नहीं दिखाई देंगे। मतलब यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो प्रश्न आप ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है, दिन के समय तारे व चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक, ये प्रश्न बन सकता है इसका। तो यहाँ पे आंसर आप देखिए जरा, क्या लिखेंगे, दिन के समय सूर्य का अत्यधिक प्रकाश इनकी चमक को ढक देता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि आप ये सोच सकते हैं, क्या चंद्रमा और सूरज, चंद्रमा डूबता है या सूरज डूबता है? तो देखिए, चंद्रमा और सूरज कभी नहीं डूबते हैं। बस फर्क क्या है कि पृथ्वी की जो मोशन करने की जो प्रोसेस है, उस मोशन की प्रोसेस के तहत क्या होता है कि जब सूरज जो है वो एक साइड होता है तो चंद्रमा दूसरी साइड होता है। क्योंकि एट ए टाइम में जो सूरज जो है वो पृथ्वी के एक हिस्से को उजाला दे सकता है, दूसरे हिस्से को उजाला नहीं दे सकता। तो जब सूरज एक हिस्से में उजाला दे रहा होता है तो दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, अंधेरा होता है, तो उस जगह पे आपको जो है वो चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक, अब देखिए जरा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आपको रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड
बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोल दीजिए, या फिर हम उनको आकाशीय पिंड जो है वो बोला करते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखना है कि जो भी आपको आसमान के अंदर चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, फिर वो चाहे सूरज हो, चंद्रमा हो, या आपकी कोई भी अन्य चीज आपको दिखाई दे रही हो, वो सारी चीजें आकाशीय पिंड जो है वो कहलाती हैं, या इनको हम खगोलीय पिंड बोल सकते हैं। ठीक है, और इनका जो अध्ययन करता होता है, अध्ययन करता, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, या हम बोलते हैं खगोल विद। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखें कि इसके अध्ययनकर्ता को हम खगोलविद बोलते हैं, मतलब खगोलीय पिंड के अध्ययनकर्ता को खगोलविद जो है वो कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम कहते हैं क्या? तारा। ठीक, और में से एक तारा जो है हमारा क्या है? सूर्य है, और ये जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल का, किसका? हमारे सौर मंडल का केंद्र है। ठीक, और सूर्य, हमारे आकाश में सूर्य के जैसे कई सारे तारे जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य हमारे जो पृथ्वी का सौर मंडल है उसका केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या सीखिए, यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। आप नोटबुक लेके बैठे होंगे। तारे की अगर हम बात करें, तारे के बारे में क्या लिखना है? क्या लिखेंगे आप? लिखिए जरा। गैसों से बने ऐसे पिंड जो स्वयं की ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तारे कहलाते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट आप डेफिनेशन लिखेंगे ग्रह की। तारे लिख लिए। अब बात आती है, तो तारे अगर जो है वो अपनी स्वयं की ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो ग्रह क्या है? तो लिखिए, ये है स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, यह तारों के प्रकाश से ऊर्जा व प्रकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आगे चले हम। चलिए, तो आगे चलते हैं हम और आगे की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बच्ची नजर आ रही होगी, छोटा सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें डायग्राम में क्या है कि एक लड़की जो है वो ऊपर की तरफ देख रही है। ठीक, अब ये क्या देख रही है? तो देखिए, ये जो आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स दिख रहे हैं, ये जो आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नक्षत्र मंडल। ठीक, क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। इन्हीं में से एक नक्षत्र मंडल आपका कौन सा? एक नक्षत्र मंडल है आपका अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, या फिर आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिएंगे बिग बियर। कौन सा है? बिग बियर। ये आपका क्या एक नक्षत्र मंडल है, और इसी का एक हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि बोलते हैं। ठीक, अब आगे की चीज देखिए, फिर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल और चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए, रात के समय आपको चमकते हुए अनगिनत तारे
दिखाई देंगे जैसे सूरज चमकता है, लेकिन सूरज की पृथ्वी से डिस्टेंस कम है और जो तारे हैं उनकी डिस्टेंस पृथ्वी से ज़्यादा है, जिस कारण उनकी ऊष्मा या जो प्रकाश है उसको हम पृथ्वी पर महसूस नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया कि सूरज एक तारा है और जो तारे जो रात में नजर आते हैं वो भी तारे हैं, लेकिन हमको सूरज से एनर्जी मिलती है, सूरज से प्रकाश मिलता है। रीजन इज, सूरज जो है वो पृथ्वी के नज़दीक है और जो तारे आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं उनकी डिस्टेंस और पृथ्वी की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण हम उन तारों की जो है वो ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा जहाज भी हमको छोटा दिखाई देता है, जिस कारण आप देखेंगे कि तारे और जो पृथ्वी है उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण हमको काफ़ी छोटे छोटे जो स्टार्स है वो नज़र आते हैं रात्रि के समय। ठीक, आगे हम बात करें तो देखिए, रात्रि में आसमान की ओर आप देखते हैं तो देखते समय आपको तारों का समूह दिखाई देता है। अभी बात करी थी ग्रुप ऑफ स्टार्स की, हमने बात करी थी। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं क्या? नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जिनमें से एक नक्षत्र मंडल कौन सा है हमारा? अर्सा मेजर है या बिग बियर है। ठीक, क्लियर? अभी बताया आपको, देखो क्या बताया, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। इन्हीं नक्षत्र मंडलों में से एक नक्षत्र मंडल कौन सा है? अर्सा मेजर या बिग बियर। और इन्हीं का एक जो नक्षत्र है वो कौन सा है? सप्तऋषि। और सप्तऋषि क्या है? ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ठीक, ये लिखा हुआ है सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह। ठीक, जो क्या है? अर्सा मेजर का भाग है। आपको बताया एक अर्सा मेजर जो आपका नक्षत्र मंडल है इसका ही हिस्सा जो है वो सप्तऋषि माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए जरा, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। जैसे कि आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये लड़की है, देखो ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है, मतलब आप देखेंगे ध्यान से ऐसे, तो ये आपकी पूरब पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ से जो लड़की खड़ी है वो उत्तर दिशा के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक चमकीला तारा आपको दिख रहा है। ये जो चमकीला तारा है साथियों, ये कहलाता है आपका ध्रुव तारा। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ध्रुव तारा। ठीक है, तो ध्रुव तारे के बारे में आपको एक चीज याद रखना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या याद रखेंगे? यहाँ लिखेंगे ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? क्या याद रखेंगे? कि जो आपका ध्रुव तारा है वो आपको हमेशा उत्तर दिशा की ओर जो है वो चमकता हुआ दिखाई देगा। एक मिनट, ये पता नहीं क्या हुआ है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसे बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, कि ध्रुव तारा जो है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर की ओर जब आपको उत्तर दिशा पता चल गई तो फिर आपको चारों दिशाएं पता चल जाएंगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि उत्तर दिशा ऊपर है तो फिर आप अंदाजा लगा पाएंगे पूरब दिशा इधर होगी, पश्चिम इधर होगी, दक्षिण इधर होगी। तो इस टाइप से जो है वो आप क्या कर सकते हैं? आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर जो है वो रहता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। देखिए, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये सप्तऋषि दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को आप सामने से देखेंगे तो आप उत्तर दिशा में
एक अत्यधिक चमकीला तारा, यहाँ ध्यान रखेंगे, इसके बारे में याद रखेंगे, अत्यधिक चमकीला तारा। अदर जो स्टार्स होंगे उनमें सबसे चमकीला तारा आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो कि उत्तर दिशा की ओर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस वजह से हम जो है वो डायरेक्शन का जो है वो अंदाजा लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलें, हम आगे बात करें। आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं अपनी ऊष्मा नहीं होती है। ये आपको बता चुके हैं, देखो यहाँ पे बताया हुआ था कि ग्रह ऐसे पिंड जिनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से जो है वो अपने अपने लिए ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। उन्हीं की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। ये आपको हम बता चुके थे। याद रखिए कि ग्रह को हम बोलते हैं, ग्रह को हम क्या बोलते हैं, ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट। ठीक, यहाँ देखिए हम ग्रह को क्या बोलते हैं, ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट, ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट। ठीक, ये जो प्लैनेट बर्ड है वो ये जो प्लैनेट बर्ड है ये अंग्रेजी के प्लैंटाई, सॉरी, ये जो प्लैनेट बर्ड है वो ग्रीक भाषा के प्लैंटाई, ग्रीक वर्ड प्लैंटाई, PLAN प्लैंटाई शब्द से मिलकर जो है वो बना है, या इस शब्द प्लैंटाई शब्द से प्लैनेट शब्द जो है वो बना है। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, प्लैंटाई बर्ड का मतलब होता है आ, अपना संपूर्ण प्रकाश, सॉरी, प्लैंटाई शब्द है, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया है, क्लियर। चलिए आगे देखिए जरा, आगे देखेंगे, अगर आगे की बात करें तो देखिए, पृथ्वी जिस जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, ये आपको पता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो बस हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है, जो सूर्य से अगर बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक, अ, इसकी अगर हम बात करें तो यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से लेती है। आपको पता है पृथ्वी अपना सारा प्रकाश सूर्य से लेती है, जो क्यों, वो रीजन क्या है, रीजन ये है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के काफी नजदीक है, और जो स्टार्स है उनकी डिस्टेंस पृथ्वी से काफी ज्यादा है। ठीक, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखें, देखने पर यह पृथ्वी यह चंद्रमा की तरह आपको चमकती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि सूरज का प्रकाश आपको सभी सारे ग्रहों पर दिखाई देगा, तो अगर चंद्रमा से सूरज को देखेंगे तो पृथ्वी को देखेंगे, तो पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश आएगा तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ से हम देखते हैं तो चंद्रमा पे आपको सूरज का प्रकाश दिखाई देता है, तो आपको जो है वो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली में चंद्रमा के पास अपना जो है वो खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा भी सूरज के प्रकाश से जो है वो चमकता है। तो याद रखिएगा, ग्रह व, ये ग्रह लिखा हुआ, ग्रह व उपग्रह दोनों तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए तो हमारा पृथ्वी हो गया, चंद्रमा होगा, ये दोनों के दोनों किससे चमकते हैं, ये चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक, सूर्य के प्रकाश से जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक, और चंद्रमा जो है वो किसका उपग्रह है, वो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
आगे हम अगर बात करते हैं साथियों, आगे की जरा देखिए कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको फिर से अगेन जो है वो सूर्य से सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो है वो ग्रह जो है वो नजर आएंगे। ठीक, इसमें आपको दिख रहा होगा कि सूरज जो है बिल्कुल सेंटर में है। फिर उसके बाद आपका जो है वो बुध आ जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले हम सूरज देखेंगे। सबसे पहले जो है वो सूर्य हो गया। सूर्य के बाद फिर आप देखेंगे तो आपको बुध दिखाई देगा। बुध के बाद आपको शुक्र दिखाई देगा। शुक्र के बाद आपको जो है पृथ्वी दिखाई देगी। और पृथ्वी के बाद आपको मंगल दिखाई देगा। मंगल के बाद आपको बृहस्पति दिखाई देगा। फिर जो है वो आपको क्या दिखाई देगा, बृहस्पति के बाद शनि दिखाई देगा। शनि के बाद आपको यूरेनस, जिसे हम अरुण बोलते हैं, वो दिखाई देगा। यूरेनस के बाद आपको नेपच्यून दिखाई देगा, जिसे हम वरुण बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो है वो ग्रहों का क्या है, स्थान है। ठीक, क्लियर। इसमें एक चीज आप याद रखें कि आपको जो है कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर आपको छल्ले नजर आएंगे। जैसे कि एक ग्रह आपका बृहस्पति है, एक शनि है, एक यूरेनस है। इनके चारों ओर आपको छल्ले दिखाई देंगे। ये जो छल्ले हैं वो छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। और पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक, जिसमें शनि के जो छल्ले हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के अंदर, यहाँ साइड में लिख देते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम के अंदर एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि वलय युक्त ग्रह कौन सा है। ठीक, सो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है आपका शनि, या जैसे हम बोलते हैं सैटर्न। ठीक, क्लियर। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जैसे हम अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो आप बुध के बारे में लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं बुध के बारे में। बुध के बारे में लिखिए, सबसे छोटा ग्रह। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए इसका परिक्रमण काल कितना है। परिक्रमण काल इसका 88 दिन और परिभ्रमण काल 59 डेज। परिक्रमण 88 दिन और परिभ्रमण 59 डेज। ठीक, ये बुध हो गया। बुध के बाद हम बात करते हैं किसकी, शुक्र की। ठीक, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के बारे में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये तो आपको पता है कि ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा नंबर आता है। तो लिखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा स्थान। ठीक, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक, बुध के बारे में आप क्या लिखेंगे, बुध के बारे में लिखेंगे सबसे गर्म ग्रह। गर्म ग्रह। ठीक, थर्ड यार लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी की बहन। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करें तो पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी के बारे में लिखेंगे, जरा लिखिए यहाँ पर पृथ्वी। ये आपको पता है कि पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है,
थर्ड आता है सूर्य से दूरी के क्रम में, ये याद रखेंगे। एंड सेकेंड क्या याद रखेंगे, सेकेंड याद रखेंगे नीला ग्रह। ये तो आपको पता है परिक्रमण काल 364.7। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट परिभ्रमण काल 24 आवर माना जाता है अप्रोक्स। ठीक। क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बृहस्पति की। सॉरी, फिर हम बात करते हैं मंगल की। ठीक है, मंगल की हम बात करें, लिखिए मंगल। ये तो पता है ये सूर्य से दूरी की सबसे पहला ग्रह, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा हो गया, या ये फोर्थ हो गया। तो ये पता है आपको कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में मंगल जो है वो चौथा ग्रह है। इसके बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे, वो रखेंगे आप लाल ग्रह। दूसरा चर्चित ग्रह, कौन सा, चर्चित ग्रह। दो पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे, बाकी कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। चलिए बृहस्पति की बात करते हैं अगला। बृहस्पति के बारे में आप लिखेंगे, बृहस्पति के बारे में आप लिख लीजिए कहीं भी। 5, बृहस्पति, इसको हम बोलते हैं पीला ग्रह। इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक। क्लियर। तो बृहस्पति के बारे में हो गया, इतना ही याद रखें आप बृहस्पति के बारे में, ज़्यादा कुछ याद ना रखें। शनि, शनि के बारे में बात करते हैं हम। 6, शनि, इसको हम जो है वो वलय युक्त ग्रह बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम काला ग्रह भी जो है वो बोलते हैं। ठीक। क्लियर। चलिए अगला देख लीजिए, आगे हम बात करें तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अगला ग्रह हमारा, अगला ग्रह कौन सा हो जाएगा, अगला ग्रह हमारा हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून। ठीक। अरुण और वरुण। क्लियर। कितने हो जाए, 6 हो गए। अब अरुण और वरुण के बारे में हम देख लेते हैं, अरुण और वरुण। ठीक। यूरेनस और नेपच्यून, ये आप याद रखेंगे, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक। इन दोनों को जो है हम हरा ग्रह भी बोलते हैं, हरा ग्रह, हरा ग्रह। इसका रीजन लिख लीजिए, रीजन है मार्स गैस। मार्स गैस की अधिकता के कारण ये इस ग्रह को हम क्या बोलते हैं, हरा ग्रह बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको लिखना है और याद कर लेना है, तो इनको आप फटाफट लिख लीजिएगा अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। ठीक है। क्लियर। तो चलें फिर हम आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। राइट। अब आप देखिए ज़रा आगे अगर हम बात करते हैं तो देखो, ये जो हमको खगोलीय पिंड रात के समय दिखाई देते हैं, इनके अध्ययनकर्ता को खगोल शास्त्री बोलते हैं। अभी आपको बताया था, खगोल शास्त्री बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए क्या, खगोल विद। ठीक। क्या बोल दीजिए, या तो आप खगोल शास्त्री बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं खगोल शास्त्री बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए खगोल विद। ठीक। खगोल शास्त्री और खगोल विद जो है वो किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो अ, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, या हम बोल सकते हैं खगोलीय पिंडों का अध्ययन
करता है, उससे हम खगोल शास्त्री या खगोलविद जो है वो बोलते हैं। ठीक, इनमें से एक खगोल शास्त्री का नाम काफी पॉपुलर है, इनका नाम आप याद रखेंगे। खगोल शास्त्री का नाम होगा, उनका नाम है आर्य भट्ट। और इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है, बुक तो हालांकि काफ़ी सारी हैं, लेकिन रिलेटेड टू खगोल शास्त्र या एज अ खगोल शास्त्री जो इनकी रिसर्च है वो रिसर्च एक बुक के अंदर है। उस बुक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका। ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका इनकी एक बुक है, जिसमें इन्होंने जो है वो क्या लिख बताया है, उन्होंने बताया था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। क्लियर, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। क्या सीखा आपने यहाँ से कि खगोल शास्त्री और खगोलविद, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि खगोल शास्त्री या खगोलविद किसको बोलते हैं, जो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उनको हम खगोल शास्त्री या खगोलविद जो है वो बोलते हैं। और इन्हीं में से एक सबसे काफ़ी पॉपुलर खगोल शास्त्री रहे हैं, जो कि जिनका नाम आर्यभट्ट है, इनकी बुक का नाम सूर्य सिद्धांतिका है। इसके अलावा आर्यभट्ट के बारे में एक और चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो है वो राज दरबारी होते हैं। क्या है, कौन होते हैं, ये राज दरबारी हैं। राज दरबारी किसके राज दरबारी हैं, ये जो है वो आप बोल सकते हैं कनिष्क। ठीक, कनिष्क के जो है वो राज दरबारी होते हैं। ठीक है, कनिष्क कौन है, ये कुषाण शासक है, कुषाण शासक इसके राज दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। हम चूंकि इस पूरे टॉपिक, ये जो हमारा जो क्या है सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप ध्यान से देखेंगे, देखिए टर्म्स चलती हैं, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, जियोमेट्री हो गया, जियोऑइड हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो जियो बर्ड है ना, जियो बर्ड का मतलब सीधा सीधा संबंध होता है, जियो का संबंध पृथ्वी से होता है। जियो का संबंध क्या है, पृथ्वी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। नोट नोट क्या रखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपने आपने देखा होगा कि जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो सारे के सारे टर्म्स जो है वो कहाँ से बनते हैं, ग्रीक भाषा से बनते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, सारे केसेस में नहीं बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी टर्म्स साइंस के अंदर आते हैं, नए जो टर्म्स आते हैं वो सब ग्रीक भाषा से आए हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो जियो बर्ड पढ़ते हैं, इसका रिलेशन हम पृथ्वी के साथ करते हैं, वो जो जियो बर्ड है वो ग्राफिया बर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्राफिया बर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, लिखना। ठीक, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लिखना, जिसमें ये जो जीई जो बर्ड है, जीई बर्ड का मतलब होता है पृथ्वी, और यहाँ पर ग्राफिया बर्ड का होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के संबंध में लिखना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा, जियोग्राफिया। ग्राफिया, ठीक, यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो आपको ये जो टर्म्स दिख रहा है, जियोग्राफिया, ये जो टर्म्स आपको दिख रहा है, ये जो टर्म्स है, ये कैसा टर्म्स है, ग्रीक टर्म्स है, या ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जीई का टर्म्स, जीई का मीन ऑफ जीई अगर आप देखें, जैसे जी हम बोलेंगे, इसका मीन क्या है, इसका मीन है पृथ्वी, या आप बोल सकते हैं पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित। ठीक, इसके अलावा अगर हम ग्राफिया वर्ड को देखें, ग्राफिया, इसका मतलब क्या है, ग्राफिया का, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ठीक, तो इस पूरे टर्म की अगर हम बात करें, इस पूरे टर्म का मतलब क्या निकला, जिग्राफिया का मतलब पूरा मतलब क्या निकला, पृथ्वी से, पृथ्वी के बारे में लिखना, या पृथ्वी से संबंधित लिखना, वो क्या कहलाएगा आपका, जिग्राफिया। धीरे धीरे करके इसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, टर्म्स चेंज हुए,
और ये जो जीग्राफिया जो है वो बाद में जियोग्राफी बन गया। क्या बन गया? जियोग्राफी जो है वो बन गया। ठीक, तो जियोग्राफी कैसे बना? जीग्राफिया से जो है वो जियोग्राफी बना। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जी ई वर्ड है इसके थोड़े से मीन्स अलग हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ टर्म्स यहाँ पे जगह है क्या हमारे पास? नहीं है, यहाँ पे टर्म्स हमारे पास जगह नहीं है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे कि जियो हमने देखा, जियो का संबंध हमने देखा। जियो का संबंध किससे? जियो का संबंध जो है वो पृथ्वी से, ये हमने देखा। इसमें या पृथ्वी से संबंधित, ठीक, पृथ्वी या पृथ्वी से संबंधित मतलब क्या होता है? जियो। इसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा लॉजी, एक वर्ड जुड़ जाए हमारा कौन सा? एक वर्ड जुड़ जाए हमारा मैट्री। क्या वर्ड जुड़ जाए? मैट्री। और एक वर्ड हमारा जुड़ जाए कौन सा? ऑइड। कौन सा जुड़ जाए? ऑइड। स्पेलिंग लिख लिख लेते हैं, OEIDES, OEIDES। ठीक है, लॉजी, मैट्री, ऑइड। ठीक, ये तीन टर्म्स हमको यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, तो अगर हम जियोलॉजी का बात करें तो जियोलॉजी का मतलब यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे जगह है नहीं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो जियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विज्ञान जिसमें क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन होता है। जियोलॉजी का मतलब क्या होगा? जियोलॉजी का मतलब होगा पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का मतलब क्या होगा? जियोमेट्री, इसका मतलब होगा पृथ्वी का मापन या मापक। इसके अलावा जियो ऑइड्स का बात करें हम, OEIDES, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? जियो ऑइड्स का मतलब क्या होता है? जियो ऑइड्स का मतलब होगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। क्लियर? चलिए 1 मिनट। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना? अब आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, जियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। और जियोमेट्री का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का मापन। और जियोऑइड्स का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक, चलिए अब हम आ चुके हैं सौरमंडल पर, जिसकी जिसकी डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि सौरमंडल क्या है, जिसके अंदर हमारा तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, या अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सारी चीज, ये सारे जो मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। और सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, और सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है, और जिस कारण हम इसको जो है वो मुखिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सौरमंडल का मुखिया। सौरमंडल का मुखिया, तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। ठीक, क्लियर? आपको याद रखना है सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इट मीन्स एक स्टार है। क्या है? एक स्टार है, तारा है। ठीक, तारे आपको पता है, तारे जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, खुद की ऊष्मा होती है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो गैस के बने होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप ग्रहों की, उपग्रहों की, उल्का पिंडों की, क्षुद्र ग्रहों की अगर आप बात करते हैं तो इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती है, ये अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर किसका प्रकाश आता है? पृथ्वी किसके प्रकाश से चमकती है? वो सूरज के प्रकाश से चमकती है, और सूरज क्या है? तारा है। ठीक,
चलिए आगे अगर हम बात करें साथियों, आगे की अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं सूरज के बारे में। ठीक है, तो सूरज के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि जो सूरज है वो हमारे सौरमंडल का, याद रखिए हमारे सौरमंडल में और सौरमंडल में फर्क है। सूरज जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। जब भी सौरमंडल की बात आती है तो हम पृथ्वी, हम हमारे सौरमंडल की बात करते हैं ना कि दूसरे, क्योंकि जो है वो आकाश में अंतरिक्ष के अंदर ऐसे कई सारे सौरमंडल हैं जहाँ पर अन्य तारों से जो है वो प्रकाश आता है, या उनका जो केंद्र है वो अदर स्टार्स है। ठीक, तो जब भी हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना है। और इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो ये आप याद रखेंगे कि सूरज में जो एनर्जी आती है वो एनर्जी का रीज़न क्या है? उसका रीज़न है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नहीं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे अगर हम बात करें साथियों, तो आगे ज़रा देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है वो किसका बना हुआ है? गैसों का बना हुआ है। ये आपको पता है कि जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो सभी गैसों के बने होते हैं, जिनमें एक सूरज भी है, तो सूरज भी गैस का बना होगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? नाभिकीय संलयन है। इट मीन्स हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना सूर्य की मेन एनर्जी का सोर्स है। ठीक, इसके हम बात करें कि इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वो, सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य जो है वो अपनी ओर सभी ग्रहों को खींच रहा है, जिस कारण सारे ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आगे देखें तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। दूर कितना है? ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब आप बात करें कि ये सन है, सूरज है। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, यहाँ से नहीं लिखते, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। अगर आप देखें तो ये सन है, ठीक, और ये आपका अर्थ है। ठीक है, हम सूरज से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सूरज और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो आपकी 15,000, 15 करोड़, सॉरी 15,000 करोड़ किलोमीटर, 15,000 करोड़ किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर पूछता है। सॉरी 15,000 नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर, जस्ट 1 मिनट, गलत लिख गया यहाँ पर। 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, मिस्टेक यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। सूरज और पृथ्वी है, उसके बीच में जो डिस्टेंस कितनी है? उसके बीच में डिस्टेंस आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसके अलावा ये भी आपको पता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का जो है वो तीसरा स्थान आता है। बात करते हैं ग्रहों की, तो ग्रहों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वैसे, कि ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल 8 है। इसमें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले बुध का स्थान आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सबसे पहला पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी,
चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवा शनि, और सातवां आपका अरुण, और आठवां आपका वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। इनको अगर इंग्लिश में याद रखें तो इंग्लिश में एक आपको सेंटेंस याद रखना होगा। सेंटेंस क्या होगा? माई माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, ये आपको सेंटेंस याद रखना होगा। इस सेंटेंस में देखो, ये पहला ग्रह हो गया, ये दूसरा ग्रह हो गया, ये तीसरा ग्रह हो गया, ये चौथा ग्रह हो गया, ये पांचवा ग्रह है, ये छठवा, ये सात, और ये आठ। अब देखिए जरा, जिसमें एम फॉर मरकरी जैसे हम बुध बोलते हैं, और वी फॉर वीनस जैसे हम शुक्र बोलते हैं, अर्थ, ई फॉर अर्थ जैसे हम पृथ्वी बोलते हैं, एम फॉर मार्स जिसे हम मंगल बोलते हैं, जे फॉर जुपिटर जिसे हम बृहस्पति बोलते हैं, और एस फॉर सैटर्न जिसे हम शनि बोलते हैं। फिर ये यूरेनस हो गया जिसे हम अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून हो गया जिसे हम वरुण बोलते हैं। ठीक, तो ये सेंटेंस आप याद रखेंगे, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक, क्लियर, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये क्रम भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, तो ये गलती की गुंजाइश नहीं रखना है। ठीक, आपको बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी चल रही है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। इसके अलावा 7 बजे आपको एमपीजीके मिलती है, 11 से 12 के बीच में ये मिलेगी। एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एक फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, जैसे कि फाउंडेशन हिस्ट्री, फाउंडेशन पॉलिटी, फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ज्योग्राफी, ये सारे आपको क्लासेस मिलेंगी। बस आपको सपोर्ट बना के रखना है। ठीक, क्योंकि उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ प्रोवाइड नहीं करवा सकते। आपके सपोर्ट के बिना कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आपको पता है कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन इनके बारे में क्या एक चीज़ याद रखना है कि जो 8 ग्रह हैं, ये सारे के सारे 8 ग्रह, ये अपने ऑर्बिट्स में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, अपने एक निश्चित कक्षा के अंदर। किसके अंदर? एक अपनी निश्चित कक्षा के अंदर सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं ये जरा देख लीजिए। यहाँ पर देखो, ये बुध जो है वो बुध की कक्षा आपको दिख रही है, ये बुध की कक्षा है। ये जो दिख रही है आपको, ये बुध की कक्षा दिख रही है। तो बुध ऐसे ऐसे आपके सूरज के चारों ओर घूमता रहेगा, इसी इस ऑर्बिट में जो है वो बुध घूमेगा। इसके बाद इसके ऊपर जो नया ऑर्बिट दिख रहा है, ये ऑर्बिट किसका है? ये ऑर्बिट शुक्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुक्र घूमता हुआ दिखाई देगा। फिर ये जो अगला ऑर्बिट है, ये किसका है? ये हमारी पृथ्वी का ऑर्बिट है। तो पृथ्वी हमारी इसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी, मतलब सूर्य से लेकर पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। सूर्य से जो शुक्र का डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा, सूर्य से जो बुध का डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। मतलब सूर्य से जितनी दूरी पर जो भी ग्रह है वो उसी डिस्टेंस को अपनी मेंटेन करके रखेगा, और उसी परिधि के अंदर जो है वो घूमता रहेगा। ठीक, सो ये जो परिधि है वो उसकी क्या कहलाती है? ऑर्बिट कहलाती है। ठीक, ये जो आपका देखना ध्यान से, यहाँ पर इसमें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए ये सूरज है, सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर मान लीजिए एक ये वाली ये एक परिधि है। ठीक, परिधि मतलब यहाँ पर एक ग्रह जो है वो मूवमेंट कर रहा है। ये मान लीजिए ये ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये जो ग्रह है, ये ग्रह है एक। ठीक, ये मान लीजिए ये एक पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी से सूरज की बीच की एक डिस्टेंस है, कौन सी है? 15 करोड़ किलोमीटर ये डिस्टेंस है। तो मतलब सूरज से यहाँ तक की जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, यही रेडियस रहेगी। तो इस रेडियस के साथ ये जो ग्रह है वो क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा। कैसी बनाएगा? वृत्त बनाएगा। तो इस कक्षा को हम बोलते हैं वृत्तीय कक्षा। क्या बोलते हैं? वृत्तीय कक्षा। ठीक, तो ये जो सारे ग्रह जो है वो अपनी एक वृत्तीय कक्षा में जो है वो अपना मूवमेंट करते हैं।
ठीक। सो ये पॉइंट आपको याद रखना। क्या याद रखें कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह अपनी वृत्तीय कक्षा में, या बोल दीजिए आप अपनी कक्षा में, या बोल दीजिए एक निश्चित पथ में या निश्चित फिक्स पाथ के अंदर जो है वो मूवमेंट करते हैं या घूमते हैं। ठीक है। सो यही आपको यहाँ पर समझाया गया है कि जो सभी ग्रह जो हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इस सूर्य निश्चित पाथ, ये निश्चित पाथ जो होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, वृत्तीय रहेगा। कैसा रहेगा, वृत्तीय रहेगा। मतलब सूर्य के साथ जो 8 ग्रह अपनी परिक्रमा कर रहे हैं वो किस पाथ में कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है। याद रखेंगे कि जो ग्रह हैं वो किस टाइप का मोशन कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और ये जो है क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक। जो मतलब जो पाथ है, जो 8 ग्रहों के घूमने का पाथ है, जो ऑर्बिट है, उसको क्या बोलते हैं, हम कक्षा बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर हम ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट के अगर हम ध्यान से देखें इस ऑर्बिट को, इस ऑर्बिट के क्रम में, इस ऑर्बिट से ही हम पता लगाते हैं, इस ऑर्बिट के डिस्टेंस के बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक। जैसे सबसे नज़दीक आपका बुध आपको दिखाई देगा, क्योंकि बुध का जो ऑर्बिट है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के, मतलब बुध और सूर्य के बीच में डिस्टेंस कम है। फिर उसके बाद शुक्र का नंबर आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको ऑर्बिट्स नजर आएंगे। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ऑर्बिट्स आपको वृत्तीय नजर में, ये देखो ये इस टाइप से बना हुआ। अगर ये पूरी पिक्चर होती तो पूरी पिक्चर कैसी होती, पूरी पिक्चर ऐसी होती। ये आपको दिख रहा है, देखो सारे ग्रह जो है वो कैसे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। तो गोल घूमना क्या कहलाता है, वृत्तीय कक्षा कहलाता है, या आप बोल सकते हैं एक सर्कुलर मोशन में जो है वो सारे ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किस मोशन में लगाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, सर्कुलर मोशन के अंदर सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। और सूर्य से जब कोई ग्रह, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देते हैं, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तो उसे हम 1 साल बोलते हैं उस ग्रह की। ठीक। और जब कोई भी ग्रह अपने खुद का चक्कर पूरा करता है तो उसे हम 1 दिन बोलते हैं। ठीक। ये आपको समझ में आ गया, एक छोटा सा पॉइंट था। तो इस हिसाब से देखें तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो सूर्य का सबसे पहले जल्दी चक्कर लगाएगा, जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे ज़्यादा लेट चक्कर लगाएगा। ठीक है। सो सबसे जल्दी 88 दिन के अंदर जो है वो आपका जो बुध है वो सूर्य का चक्कर लगा लेता है। मतलब आपका जो बुध है उसका 1 साल 88 दिन के बराबर है। मतलब पृथ्वी का 1 साल बुध, मतलब पृथ्वी पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखें, पृथ्वी के दिन के हिसाब से अगर बुध के दिन को कंपेयर करें तो बुध सिर्फ 88 दिन के अंदर सूर्य का चक्कर लगा लेता है। मतलब बुध पे 1 साल जो है वो 88 दिन का हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ये यहाँ पे हमने आपको लिखाया है, देखो ये लिखा है पृथ्वी की बहन। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं आप, जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी आप इसको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका रीजन क्या है कि इसको जुड़वा ग्रह क्यों बोला जाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है। इसके अलावा देखो अभी आप 8 ग्रह पढ़ रहे हैं, लेकिन 2006 से पहले जो है वो आप 8 नहीं 9 ग्रह पढ़ा करते थे। 2006 से पहले आप 8 ग्रह नहीं 9 ग्रह पढ़ा करते थे, जिसमें वो 9वां जो ग्रह था वो कौन सा था, प्लूटो था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको प्लूटो नजर आएगा। देखो ये प्लूटो नजर आ रहा है। ठीक है। तो देखिए नंबर्स काउंट करिए, नंबर सबसे पहले काउंट करेंगे तो देखो बुध 1, इसके बाद बुध के बाद शुक्र दूसरा, फिर पृथ्वी तीसरा, फिर मंगल 4, बृहस्पति 5, और बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा, बृहस्पति के बाद आपका आ जाएगा कितने हो गए, 1
दो, तीन, चार, और ये बृहस्पति पाँच। बृहस्पति के बाद पाँच, ये शनि हो जाएगा छः, और यूरेनस सात, और नेपच्यून आठ, और प्लूटो नौ। ठीक, सो नौ ग्रह दिख रहे हैं। तो ये जो नौवा ग्रह है ये 2006 से पहले था, 2006 से पहले। अभी इसको जो है वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, मतलब 2006 के बाद इसको जो है वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। रीजन देखो, सारे ग्रह एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, कोई भी एक दूसरे के बीच में नहीं आ रहा, लेकिन जो प्लूटो था वो देखो, इसने देखो यहाँ पर क्रॉस कर दिया, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया, तो इसने क्या किया, दोनों ग्रहों की दो ग्रहों की कक्षा को काट दिया। तो इन जब भी कोई भी किसी भी खगोलीय पिंड को हम ग्रह की संज्ञा तब देते हैं जब वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित ना हो, इसके अलावा एक फिक्स सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा हो। ठीक है, जबकि प्लूटो क्या कर रहा था, एक फिक्स सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा था, ये दूसरे ग्रह की कक्षा को भी काट रहा था, जिस कारण इसको 2006 के अंदर ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वो अब ग्रह कितने रह गए, टोटल 8 ग्रह रह गए, लेकिन इसको प्लूटो को जो है वो बौने ग्रह के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक, चलिए तो अब हम पृथ्वी की बात करेंगे, हम पृथ्वी पे आ चुके हैं। पृथ्वी की जो याद रखेंगे, पृथ्वी आपको पता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो है वो पांचवा ग्रह है, और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, डिस्टेंस में तीसरा स्थान आता है सूर्य से, और आकार में इसका जो है वो पांचवा स्थान आता है। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है आपका, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह तो आपका कौन सा है, बृहस्पति है, ये आप याद रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, बुध है, और पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है, पांचवा। ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा याद देखिए, पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, मतलब इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो आपको एक शेप ऑफ एग दिखाई देगा, शेप ऑफ एग। ठीक है, शेप ऑफ एग जो है वो क्या है, अर्थ की जो है वो आपकी आकृति है। ठीक है, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से आपको दिखाई देगी, पृथ्वी जो है वो इस टाइप से दिखाई देगी। ठीक है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से चपटी हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और पृथ्वी का जो आकार है, इस पृथ्वी का शेप ऑफ अर्थ यहाँ पे याद लिख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ ले आते हैं, और देखिए यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, इसको हम बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं इसको हम, जियोड बोलते हैं। ठीक, शेप ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, या हम इसे बोल सकते हैं भू आभ, ये याद रखिएगा, जियोड बोल दीजिए या फिर इसको आप भू आभ जो है वो बोल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया। क्या बताया कि शेप ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, शेप ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, शेप ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आकृति को हम जियोड बोल सकते हैं, या भू आभ जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की सभी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ आपको पानी, वायु दोनों मिल जाएंगी, मतलब पृथ्वी का अपना स्वयं का वायुमंडल है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि जीने के लिए मेन जो है वो सोर्स क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, वायु होना चाहिए, मेनली मतलब वायुमंडल का होना जीवन की होने की संभावना को दर्शाता है। ठीक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें आपकी जैसे कि ऑक्सीजन है। ठीक, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। रीजन इज, अंतरिक्ष से जब भी आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, जिस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसका भी एक रीजन है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3, मतलब लगभग आप बोल सकते हैं 75% अप्रॉक्स। ठीक है, लगभग लगभग 75% हिस्सा जो है वो
75% हिस्से पर लगभग क्या है आपका वाटर है, क्या है पानी है। ठीक, जिस कारण पानी की अधिकता होने के कारण ऊपर से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, जिस कारण पूरी पृथ्वी भी नीली ही हमको दिखाई देती है, जिस कारण पृथ्वी को हम नीला ग्रह हो गया, अद्भुत ग्रह हो गया, या जीवन की संभावनाओं वाला ग्रह हो गया, ये सब चीजें हम इसको बोल देते हैं। ठीक, चलिए, तो पृथ्वी के बारे में इतना ही जानना था, आगे भी चीज जानेंगे हम। अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह। ठीक, रीजन क्या है कि चंद्रमा जो है वो सर्कुलर मोशन करता है, मतलब चंद्रमा खुद का भी चक्कर लगाता है, सूरज का भी चक्कर लगाता है। अगर चंद्रमा केवल सूरज का चक्कर लगाता तो ग्रह होता, लेकिन जब कोई भी एक खगोलीय पिंड ग्रहों के, अब सूर्य के साथ साथ किसी ग्रह का चक्कर लगाता है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उपग्रह। तो ये आपका जो चंद्रमा है वो ऐसे ही कुछ करता है कि वो क्या कर रहा है, स्वयं की परिक्रमा कर रहा है। इसके अलावा वो जो है वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, इसके अलावा जो है वो पृथ्वी की भी परिक्रमा कर रहा है, जिस कारण जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। ठीक, और हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा है। इसका व्यास अगर हम देखें तो पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। ठीक है, इसका टोटल व्यास। और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी पास में है, पृथ्वी की काफ़ी पास में जो है चंद्रमा है, जिस कारण चंद्रमा काफ़ी बड़ा नज़र आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक, पृथ्वी और सूरज के बीच, पृथ्वी और चांद के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो सूरज की डिस्टेंस पृथ्वी से ज़्यादा है और चंद्रमा की डिस्टेंस पृथ्वी से कम है। तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में टाइम ज़्यादा लगेगा और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में टाइम कम लगेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है वो आप याद रखेंगे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को जो है वो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, अभी तक कोई भी भारतीय जो है वो चंद्रमा पर नहीं गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उपग्रह किसे बोलते हैं ये आपको बता दिया था। क्या बताया था कि जब भी कोई भी खगोलीय पिंड सूर्य के साथ साथ किसी पर्टिकुलर ग्रह की भी परिक्रमा करे तो उसको उपग्रह बोलते हैं, ये आपको हमने बता दिया। निर्मित उपग्रह कौन से होते हैं, जो हम वैज्ञानिक जिसको बनाते हैं उसको मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं उनको। कुछ सैटेलाइट्स के नाम भी हैं जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट, ये सारी जो हैं वो कुछ सैटेलाइट्स हैं। ठीक, और मानव निर्मित जो सैटेलाइट होता है उसका प्रक्षेपण कुछ इस तरीके से होता है, तो इसको आप देखिए ध्यान से। ये एक क्या है, रॉकेट है, रॉकेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। हवा की इसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो आसमान में भेजेंगे, तो जिससे क्या होता है, ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जो है वो तोड़ देती है। ठीक है, तो 11 इसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड को हम हमेशा क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। तो याद रखिएगा कि ये प्रश्न भी कई बार आता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इस स्पीड या इससे मोर स्पीड में हम एक रॉकेट जो है वो लॉन्च करते हैं जिसमें सैटेलाइट होता है। इस सैटेलाइट के साथ रॉकेट को लॉन्च करते हैं। इस रॉकेट को जब वो पृथ्वी की कक्षा के जब बाहर निकल जाता है वो सैटेलाइट रॉकेट, तो वहां से सैटेलाइट अलग हो जाता है और रॉकेट अलग हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये रॉकेट है और ये आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद इस रॉकेट का जो मलबा होता है इसको जो है वो किसी समुद्र में या किसी ऐसी जगह गिराया जाता है जहाँ से जनहानि ना हो, वहाँ पे गिरा दिया जाता है। और ये जो सैटेलाइट होता है वो अंतरिक्ष में अपनी एक कक्षा में जाके जो है वो स्थापित हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, सैटेलाइट है
जो अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर चुका है और वहां से जो है वो अब सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, क्लियर। सो इस प्रकार से ये रॉकेट जो है वो रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो भेजा कैसे जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा वैसे ही हम रॉकेट के दो हिस्से कर देंगे। एक हिस्सा जो है वो रॉकेट होगा और एक हिस्सा जो है वो सैटेलाइट होगा। सैटेलाइट बिल्कुल अलग हो जाएगा और रॉकेट को एज अ मलबे के रूप में या एक वेस्टेज के रूप में नीचे गिरा दिया जाएगा। इसको ज़्यादातर समुद्र में गिराया जाता है और सैटेलाइट आगे चलकर अपनी कक्षा में जो है वो स्थापित हो जाता है और अपना जिस काम के लिए उसको भेजा गया है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक, आगे देखिए जरा। आगे की अगर हम बात करते हैं, देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, कहीं यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रमा को पृथ्वी से देखने पर अ, चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? ये आंसर है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी पूरा घूमता है। तो जिस कारण जो है वो पृथ्वी से अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा आपको दिखाई देगा। आगे देखें तो चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी की रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है ना वायु है। हाँ, लेकिन चंद्रमा पर पानी और वायु की खोज चल रही है। अभी हमने जो है वो चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया है, जिसका चंद्रयान 2 के साथ एक हमने रोवर भेजा है। उसका रोवर का नाम क्या है? विक्रम है। ठीक, तो ये प्रश्न भी बन सकता है करंट को लेकर, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि चंद्रमा की सतह पर छाया क्यों बनती है। रीजन इज वहां पर बड़े बड़े खाई जैसे गड्ढे हैं जो चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक, क्षुद्र ग्रहों की बात कर सकते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे पिंड, आकाशीय पिंड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और ये जो क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी सी आपको दिखाई देगी, क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए आपको कैसे दिखाई देगी, यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से। ये देखिए, देखो ये मंगल ग्रह है, दिख रहा है आपको? देखिए, ये थोड़ा सा आप इसको ऐसा करते हैं इतना। देखिए ये आपको मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है, ये आपको बृहस्पति दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक ये जो पट्टी दिख रही है, ये जो आपको पट्टी दिख रही है, ये वाली, ये जो पट्टी दिख रही है, ये पट्टी जो है वो किसकी है? ये पट्टी ही क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह के भाग होते हैं, मतलब ग्रह से टूट टूट कर अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ग्रहों से जो टूट कर अलग हो जाते हैं या ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जो है वो टूट कर जो अलग हो जाते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह बोला करते हैं। उल्कापिंडों की बात करें तो अंतरिक्ष के अंदर कई छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पत्थरनुमा है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको हम उल्कापिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी के आप बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण पृथ्वी इनको अपने ऊपर
अपने ऊपर खींच लेती है, जिस कारण ये जो है वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया है, राइट। और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप आपको चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। तो आप अगर अगर आप आसमान में देखेंगे तो आसमान में आपको एक चौड़ी पट्टी देखो, जो है वो सफ़ेद कलर की चौड़ी पट्टी दिखाई देगी। ठीक है, रास्ते में वो एक चमकदार रास्ते के रूप में आपको दिखाई देगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जो है वो आप बोल सकते हैं आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स। मिलियंस ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम आकाश गंगा बोल सकते हैं। तो वायुमंडल के अंदर ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स से जो है वो मिलियंस ऑफ आकाश गंगा बनती हैं, और उससे मिलियंस ऑफ आकाश गंगा को मिलाकर जो है पूरा एक सौरमंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है उसका, उसका नाम मिल्की वे जो है वो रखा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं नहीं, इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे कि कई सारी अभी आपको बताया कि मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर आकाशगंगा बनाएंगे, और मिलियंस ऑफ आकाशगंगा मिलकर जो है वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करेंगी। ठीक है, और ब्रह्मांड का एक हिस्सा क्या है, सौरमंडल है। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाश गंगा, ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम, एक मिनट यहाँ से इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं हमारी आकाश गंगा। क्या नाम है इसका, नाम है मिल्की वे, या हम इसको बोल सकते हैं दुग्ध मेखला। ठीक, तो हमारी पृथ्वी की जो बोल सकते हैं आप क्या, आकाश गंगा है, उसको हम क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं। और आकाश गंगा किसको बोलते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, अगेन आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बड़ी डेफिनेशन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखेंगे आप कि आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा होता है ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक, जो बहुत सारे जो आपके असंख्य जो आपके स्टार्स हैं, तारे हैं, उनका ग्रुप आकाशगंगा कहलाता है। और हमारी पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, या हम बोल सकते हैं हमारी जो सौरमंडल की आकाशगंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला है। और काफ़ी सारी आकाशगंगा मिलकर जो है वो ब्रह्मांड का निर्माण कर देती हैं। ठीक, क्लियर। ब्रह्मांड की विशालता इतनी है, इतना बड़ा है ब्रह्मांड कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट में कई सारे शोध जो है वो अभी भी किए जा रहे हैं। ठीक है, और हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्लियर, ये आप देखिए ब्रह्मांड क्या है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा सौरमंडल पृथ्वी का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, मिल्की वे लिखा है, एक और नाम याद रखेंगे आप, दुग्ध मेखला। तो ये वर्ड कई बार आता है तो फिर जो है वो कन्फ्यूज़न आ जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार करना है। इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए एक बच्ची है, यहाँ पे पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बाहर सौरमंडल, पृथ्वी किसका हिस्सा है, देखिए हम पृथ्वी के हिस्सा हैं, पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का हिस्सा है, और आकाश गंगा जो है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक, समझ में आया, क्या समझ में आया कि सबसे पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड बना मिलियंस ऑफ आप बोल सकते हैं मिलियंस ऑफ
आकाश गंगा से, मिलियंस ऑफ आकाश गंगा से, ठीक। फिर आकाश गंगा कैसे बनी? आकाश गंगा बनी मिलियंस ऑफ स्टार्स से, ठीक। ये आकाश गंगा बन गई, मतलब ब्रह्मांड बना है आकाश गंगा से, आकाश गंगा बनी है तारों से, और तारों से क्या बना है? तारों से बना है हमारा सौर मंडल, और सौर मंडल से बना है हमारा सौर मंडल के अंदर हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक। क्लियर? सो इस प्रकार से हमारा जो है वो ब्रह्मांड के साथ रिलेशन हो जाता है, ठीक है। क्लियर? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा टॉपिक था काफ़ी, ये हमारी जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। क्या था? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। किसका है? क्लास 6 ज्योग्राफी, ठीक। सो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट्स आप बनाते चलिएगा। इसके साथ साथ हमने आपको जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई हुई है, ठीक है। तो एक बेसिक बेस आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। अगर हमारी किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।